जैव ईंधन बायोफ्यूल। तो जैव ईंधन क्या है? जैव ईंधन वह ईंधन है जो पौधों से, कृषि के अपशिष्ट जिसको पराली बोलते हैं उससे, गोबर से, कचरे आदि जैविक पदार्थों से बनाया जाता है। जैसे कि ये वेस्ट चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे कि बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, 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 बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी। उद्देश्य पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना, किसानों की आय बढ़ाना। तो पेट्रोल और डीजल पर क्या करना? निर्भरता को कम करना, प्रदूषण जो होता है उसे कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी कि किसानों को रोजगार प्रदान करना। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018। यह नीति 2018 में अधिसूचित की गई, बाद में 2022 में संशोधित भी हुआ। मुख्य उद्देश्य था आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, यानी कि जो आयात करते हैं हम कच्चे तेल उस पर क्या करना? निर्भरता कम करना, पर्यावरण प्रदूषण भी कम करना और किसानों को अतिरिक्त आय देना। अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट होता है प्रकृति में जो भी कहते हैं हम उससे वेस्ट निकलता है तो उसका उपयोग करना। जैव ईंधन का वर्गीकरण। पहला है प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जी जैव ईंधन, खाद्य फसलों से बनता है। ये क्या होता है? खाद्य फसलों से बनता है। गन्ने का रस जैसे एथेनॉल, वनस्पति तेल यानी कि बायोडीजल। तो गन्ने के रस से एथेनॉल बनता है, गन्ने के रस से एथेनॉल बनता है। गन्ने के रस से क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, गन्ने के रस से एथेनॉल बनता है। वनस्पति तेल बायोडीजल, तो वनस्पति के तेल से बायोडीजल बनता है। वनस्पति तेल से बायोडीजल, वनस्पति के तेल से बायोडीजल बनता है। समस्या क्या है? खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा? खाद्य की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। तो स्टेज में क्या होगा? खाद्य जो फसल होंगे, खाद्य फसलों से बनता है, जैसे कि गन्ने का रस हो गया एथेनॉल, वनस्पति तेल हो गया बायोडीजल। समस्या क्या है? खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। द्वितीय पीढ़ी 2G जैव ईंधन कृषि अवशेष से बनता है। किससे बनता है? कृषि के अवशेष से बनता है। धान का भूसा हो गया, गेहूं का पुआल हो गया, लकड़ी का कचरा, यानी कि जो भी कृषि से अवशेष बचता है उसको 2G में, द्वितीय पीढ़ी में रखा गया है, 2G जैव ईंधन में रखा गया है। यह ज़्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है। इससे क्या होगा? खाद्य भी सुरक्षित रहेगा और जो अपशिष्ट होगा, अवशेष होगा कृषि से, उससे क्या बन जाएगा? जैव ईंधन बन जाएगा और ये ज़्यादा टिकाऊ भी होगा, पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होगा। तो 2G में क्या है? धान का जो भूसा होता है, गेहूं का पुआल होता है, लकड़ी का कचरा, ये कृषि अवशेष से बनता है। और ये क्या है? खाद्य फसलों से बनता था। गन्ने के रस से एथेनॉल और वनस्पति तेल से बायोडीजल। ये क्या होता था? खाद्य फसलों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो वेस्ट चीज़ों का ही उपयोग किया जा रहा है 2G में, तो ये ज़्यादा टिकाऊ भी रहेगा, पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगा। 3G तृतीय पीढ़ी जैव ईंधन, जैसे कि सवाल हो गया एलगी से और उन्नत तकनीक आधारित, यानी कि भविष्य की तकनीक मानी जाती है। मतलब अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि सवाल से क्या हम जैव ईंधन बना सकते हैं। तो अभी तकनीक आया नहीं है, भविष्य की तकनीक मानी जा रही है, रिसर्च चल रहा है। तो 3G क्या है? जैव ईंधन से, सवाल से उन्नत तकनीक आधारित तो जो है जैव ईंधन बनाने का चल रहा है। चौथा एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP कहा जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBD कहा जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP कहा जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP कहा जाता है, यानी कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम है। क्या है? एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम है। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है। सरकार क्या करती है? पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है। लक्ष्य क्या है? पहले 2030 तक 20% मिश्रण यानी कि E20 किया करते थे। पहले 2030 तक 20% मिश्रण यानी कि E20, अब लक्ष्य 25-26 तक पूरा करने की योजना है। तो क्या कर दिया है? एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को कम कर दिया गया है। पहले 2030 तक था, लेकिन अब इसको 2025-26 तक पूरा करने की योजना बनाया गया है। इससे प्रदूषण कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और गन्ना किसानों को लाभ होगा। तो इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, क्योंकि हम विदेशों से खरीदते हैं, और गन्ना किसानों को लाभ होगा। तो एथेनॉल मिश्रण EBP, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है? सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं 20%, अब 2025-26 कर दिया गया है।
और क्या था प्रमुख संशोधन, अधिक फीड स्टॉक यानी कि कच्चा माल की अनुमति। तो अब क्या है, अधिक फीड स्टॉक कर सकते हैं। फीड स्टॉक मतलब कच्चा माल, फीड स्टॉक मतलब कच्चा माल की अनुमति है। खराब बचा हुआ अनाज उपयोग की अनुमति। अब जो खराब हो गया या बचा हुआ माल है उसके उपयोग की अनुमति है, यानी कि अधिकतम पहले क्या था, स्टॉक करके रखते थे तो खराब हो जाता था, इसलिए उसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन अब तो खराब हुए बचा हुआ अनाज का भी उपयोग कर सकते हैं, अनुमति है। तो जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति, यानी विशेष मामलों में, कोई विशेष मामला जब हो तो जैव ईंधन की निर्यात भी हम कर सकते हैं। निर्यात यानी कि दूसरे देशों को भेज सकते हैं। तो जैव ईंधन की निर्यात की अनुमति कोई विशेष मामला हो तब। 2G बायो रिफाइनरी को प्रोत्साहन करता है। तो 2G क्या करता है, बायो रिफाइनरी को प्रोत्साहन करता है। 2G क्या करता है, बायो रिफाइनरी को प्रोत्साहन करता है। NBCC नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति अपनाई है। तो सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति अपनाई है। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति अपनाई है। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, 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 NBCC, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन समिति कमेटी। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति अपनाई है। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति अपनाई है। जैव ईंधन का समन्वय करना, यानी कि अध्यक्ष कौन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, NBCC के अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। इसमें क्या किया गया है, जैव ईंधन का समन्वय समिति बनाई है। कार्य क्या है, समन्वय करना, निगरानी करना और नीति का क्रियान्वयन करना। तो कार्य क्या है, समन्वय करना, निगरानी करना और नीति का क्रियान्वयन करना। NBCC नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। अन्य संबंधित योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में जो 2G एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तो प्रधानमंत्री 2019 में जीवन योजना लाए थे, जिसमें क्या हुआ था, 2G एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देना था। तो इसमें क्या हुआ था, जो 2G एथेनॉल है उनकी परियोजनाओं को बढ़ावा देना था। गोबर धन योजना, गाँव में गोबर से बायोगैस और जैव उर्वरक बनाना। तो गाँव जो होता है उसमें गोबर से बायोगैस और जैव उर्वरक बनाना था। गाँव में जो गोबर होता है उससे बायोगैस बनाना और जैव उर्वरक बनाना था। गाँव में गोबर हो गया तो इनसे बायोगैस भी बनाते हैं और जैव उर्वरक बनाना। तो ये क्या होगा, गोबर धन योजना। गोबर धन योजना। रीपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पोज्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पोज्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पोज्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पोज्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल। RUCO, रिको, रुको, RUCO। FSSAI द्वारा उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना। FSSAI द्वारा उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना। फायदे क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, कचरे का सही उपयोग होगा, ऊर्जा सुरक्षा होगी। तो इतने सारे फायदे हैं। 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 2025-26। 1G खाद्य आधारित, 2G कृषि अवशेष आधारित। NBCC के अध्यक्ष पेट्रोलियम मंत्री। RUCO FSSAI द्वारा जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना, कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना। NCERT में क्या बताया है, तो NCERT के अनुसार जो है विषय मुख्य रूप से भूगोल की 10वीं, जीव विज्ञान 12वीं और भूगोल 12वीं में है। ऊर्जा संसाधन और पारिस्थितिक अध्ययन के अंतर्गत। जैव ईंधन बायोफ्यूल क्या है, जैव ईंधन वे ईंधन है जो जैविक पदार्थ से, बायोमास से बनाए जाते हैं। और बायोमास क्या है, लकड़ी हो गया, फसल के अवशेष हो गया, गोबर, पौधों का कचरा, इससे बनने वाले ईंधन बायोगैस, एथेनॉल, बायोडीजल है। तो जैव ईंधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो पारंपरिक, दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक यानी कन्वेंशनल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अपारंपरिक क्या है, रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। जैव ईंधन, जैव ईंधन नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसे दोबारा उगाया जा सकता है। तो इसे क्या है, दोबारा उगाया जा सकता है।
बायोगैस क्या है? बायोगैस विशेष उल्लेख है। बायोगैस कैसे बनते हैं? गोबर प्लस जैविक कचरा, ऑक्सीजन सहित टैंक मीथेन गैस बनती है। तो क्या करते हैं, गोबर में जैविक कचरा मिला देते हैं, ऑक्सीजन रहित यानी कि उस टंकी में ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसे सड़ाया जाता है जिससे मीथेन गैस बनती है। इससे क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है। पहला क्या करते हैं, गोबर और जैविक कचरा जो होता है उसको ऐसी टंकी में डाला जाता है जिसमें ऑक्सीजन न हो, फिर उसे सड़ा दिया जाता है और उससे मीथेन गैस बनती है। उससे क्या होता है? मीथेन गैस बनती है। उपयोग खाना बनाने में और बिजली बनाने में। तो इसका उपयोग होता है खाना बनाने में और बिजली बनाने में। इसका उपयोग खाना बनाने में और बिजली बनाने में होता है। जैव ईंधन के लाभ क्या-क्या है? तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होता है, कचरे का सदुपयोग होता है। पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन कम, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी, कचरे का सदुपयोग। पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन कम, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी, कचरे का सदुपयोग। पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन कम, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी, कचरे का सदुपयोग। पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन कम, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी, कचरे का सदुपयोग। पर्यावरण के अनुकूल होता है, कार्बन के उत्सर्जन में कमी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह उपयोगी होता है, कचरे का सदुपयोग होता है। सीमाएँ क्या है? अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है यानी कि खाद्य फसलों से ईंधन बनने, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन लागत अधिक होती है। क्या होता है? उत्पादन लागत अधिक होती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन। करेंट अफेयर में क्यों है? तो करेंट अफेयर में के हिसाब से भारत में जैव ईंधन का हाल और सरकार की नीति आसान में समझिए। तो करेंट अफेयर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं इससे रिलेटेड। पहला क्या है, भारत ने E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रण लगभग। E20 का मतलब क्या होता है? 20%। E20 का मतलब क्या है? अगर E10 लिखा है तो 10% होगा, E50 लिखा है तो 50% होगा, मतलब E लगा है इसका मतलब वो परसेंट होगा। तो भारत ने E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य पूरा कर लिया। तो हाल ही में भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण की लक्ष्य राशि 2030 से 5 साल पहले यानी कि 25-26 में हासिल कर लिया है। इसे सरकार ने तय लक्ष्य से जल्दी हासिल कर लिया है। तो सरकार ने क्या किया था, 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण करने का सोचा था, लेकिन अब क्या हो गया, वो 5 साल पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसे सरकार ने तय लक्ष्य से जल्दी हासिल कर लिया है। सरकार ने क्या किया है? तय लक्ष्य से जल्दी हासिल कर लिया है। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। इसे E20 पेट्रोल कहते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? E20 पेट्रोल कहते हैं। इससे पेट्रोल पर विदेशी तेल की निर्भरता कम होती है। तो इससे क्या होता है? पेट्रोल पर जो विदेशी तेल होते हैं उसकी निर्भरता कम होती है। अब आगे बढ़ने की तैयारी। E27 और E30 सरकार और उद्योग यह सोच रहे हैं कि E20 यानी कि जो 20% से आगे बढ़कर पेट्रोल में अब 27% यानी कि E27 या उससे भी ज़्यादा एथेनॉल मिलाया जाए। इसके लिए BIS और वाहन संगठनों से इंजन अनुकूलता यानी कि इंजन कैपेटिबिलिटी पर काम चल रहा है। यानी कि इंजन बनाया जा रहा है जो E27 के लिए काम कर सके, यानी कि 27 एथेनॉल को वो ऑब्जर्व कर सके, ऐसा इंजन बनाया जा रहा है अभी। तो सरकार का लक्ष्य है अब E27 या E30 यानी कि 27% या 30% एथेनॉल मिलाकर बनाया जाए। इंडस्ट्री ने कहा कि E20 के बाद E27 की योजना बनानी चाहिए जिससे उत्पादन क्षमता बर्बाद न हो। तो इससे क्या हो? उत्पादन क्षमता बर्बाद नहीं होना चाहिए। एथेनॉल डाइसेल ब्लेंडिंग भी चर्चा में। जब सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल ही नहीं, इंडस्ट्री में भी एथेनॉल डीजल मिश्रण, एथेनॉल डीजल ब्लेंडिंग भी चर्चा में। अब सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल ही नहीं, इंडस्ट्री में एथेनॉल डीजल मिश्रण यानी कि एथेनॉल डीजल ब्लेंडिंग को अगला बड़ा कदम बनाया जा रहा है। तो अभी तक हम पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे थे, अब इंडस्ट्री में एथेनॉल डीजल मिश्रण जो है एथेनॉल डीजल मिश्रण को अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। तो एथेनॉल फिर डीजल का मिश्रण किया जाए, ऐसा इंडस्ट्री में मांग हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें भी स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ सकती है। तो विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि स्टार्टअप जो होंगे, जो नई शुरुआत कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी की भूमिका जो है इसमें बढ़ सकती है। जनता कार मालिकों की प्रतिक्रिया। एक सर्वे में यह कहा गया है कि कई पेट्रोल वाहन मालिक E20 के लागू होने पर विरोध है क्योंकि उन्हें लगता है
ईंधन के माइलेज यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। तो क्या होगी, E20% यानी कि 20% अगर एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो इससे क्या होगा, ईंधन की जो माइलेज होगी, फ्यूल एफिशिएंसी होगी, वो कम होगी। पुराने वाहनों में समस्या हो सकती है। यह सर्वे जनता पक्ष की प्रतिक्रिया को दिखाता है। तो ये सर्वे क्या बोल रहे हैं कि इसमें एथेनॉल की अगर मिली होगी तो ईंधन की जो माइलेज होती है, फ्यूल एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाएगी और पुराने वाहनों में तो समस्या होगी ही। यह सरकार की नीति पर विवाद या असहमति का एक उदाहरण है, जिससे यह पता चलता है कि नीति लागू करना आसान है, लेकिन जनता में हर वक्त समर्थन मिलना जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल का भविष्य। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तरल जैव ईंधन जैसे कि एथेनॉल, बायोडीजल की मात्रा 2030 तक लगभग 2 गुनी हो सकती है। तो एथेनॉल और जो बायोडीजल है, उसकी मात्रा जो है 2030 तक लगभग 2 गुनी करने की नीति और पॉलिसी सपोर्ट मजबूत रहेगी। इससे अगर ये हो गया तो क्या होगा, दोगुनी हो सकती है। अगर नीति और पॉलिसी जो है सपोर्ट मजबूत रहेगी, इससे क्या होगा, नीति और पॉलिसी जो है सपोर्ट मजबूत हो जाएगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, ग्रामीण रोजगार और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, ऊर्जा में सुरक्षा मिलेगी और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। भारत ने E20 लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया था। अब E27 और आगे की ब्लेंडिंग टारगेट पर काम हो रहा है। इंडस्ट्री चाहता है कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन और रोड रोड मैप के लिए नीति बनाई जाए। जनता कार मालिकों के बीच माइलेज तथा इंजन की कंपेटिबिलिटी पर चिंता है। IEA रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन 2030 तक बड़ा रोल निभा सकता है। अगर आप चाहें तो जैव ईंधन क्या बोल रहा है, जैव ईंधन त्वरित पुनरावृत्ति नोट्स। जैव ईंधन के लिए शॉर्ट नोट्स है। तो परिभाषा क्या है, जैविक पदार्थ यानी कि बायोमास से बनने वाला ईंधन, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस। एथेनॉल जो है, बायोडीजल, बायोगैस। मुख्य नीति क्या है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, अधिसूचना 2018, संशोधन 2022। तो अधिसूचना क्या है, 2018 में और संशोधन 2022 में हुआ था। तेल आयात कम करना, तेल को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, अपशिष्ट का उपयोग करना, जैव ईंधन वर्गीकरण। 1G फर्स्ट जनरेशन खाद्य फसल आधारित गन्ना मक्का, 2G सेकेंड जनरेशन कृषि अवशेष आधारित पुआल भूसा, 3G थर्ड जनरेशन शैवाल एल्गी आधारित भविष्य की तकनीक, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम EBP पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है, लक्ष्य E20 20% मिश्रण, लक्ष्य वर्ष 2025 में कार्बन उत्सर्जन कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, गन्ना किसानों को लाभ, तो गन्ना के किसानों को जो है लाभ होगा। NBCC नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। अध्यक्ष कौन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। कार्य समन्वय एवं निगरानी, कार्य क्या है, समन्वय एवं निगरानी। संबंधित योजना, प्रधानमंत्री G1 योजना। 2G एथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देना। G1 योजना जो है 2019 में, G2 एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देना। गोबर धन योजना में क्या है, गोबर से बायोगैस बनाना। RUC को रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। FSSAI द्वारा इस्तेमाल किए गए तेल में बायोडीजल। फायदे क्या है, ग्रीन हाउस गैस कम करता है, ग्रामीण रोजगार कम करता है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाता है, कचरे का उपयोग होता है और ऊर्जा सुरक्षित होती है। चुनौती क्या है, माइलेज की चिंता है, इंजन अनुकूलता और खाद्य सुरक्षा। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, E20 लक्ष्य 2025-26। 1G के लिए खाद्य आधारित, 2G के लिए कृषि अवशेष। तो RUCO FSSAI द्वारा NBCC पेट्रोलियम मंत्री अध्यक्ष, NBCC पेट्रोलियम मंत्री अध्यक्ष है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्या है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है खाद्य उत्पादन बढ़ाना, यानी कि खाद्य का उत्पादन बढ़ाना, नहीं खाद्य उत्पादन बढ़ाना नहीं है। दूसरा क्या है, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना नहीं, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना नहीं, कोयला उत्पादन बढ़ाना नहीं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, जैव ईंधन के लिए जो राष्ट्रीय नीति क्या है, खाद्य उत्पादन बढ़ाना। नहीं, बी होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा, पहला का बी होगा। निम्न में से कौन सी द्वितीय पीढ़ी 2G जैव ईंधन का उदाहरण है। गन्ने के रस से एथेनॉल, मक्का से एथेनॉल, धान के पुआल से एथेनॉल, वनस्पति। तो सी होगा, दूसरा का सी होगा, धान के पुआल से एथेनॉल। भारत सरकार का एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य E20 21 वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हो चुका है कंप्लीट 2025-26 में, सी आएगा।
पहले रखा गया था 2030 तक, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी (NBCC) की अध्यक्षता कौन करता है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री करता है। तो आंसर होगा डी। RUC को पहल का संबंध किससे है? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से उपयोग के लिए कुकिंग ऑयल से बायो डीजल निर्माण, सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा उत्पादन। तो आंसर होगा बी, उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल से बायो डीजल निर्माण। तो आंसर होगा बी। बी होगा पांचवा का। निम्न में से कौन सा 1G जैव ईंधन सीमा है? उत्पादन लागत कम करना, जैव पर्यावरण के अनुकूल, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, कृषि अवशेष का उपयोग। तो 1G में खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा था। सातवां, तृतीय पीढ़ी 3G जैव ईंधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शैवाल से संबंधित है। बी होगा। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) का एक प्रमुख लाभ क्या है? कार्बन उत्सर्जन में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, कोयला आयात में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में कमी। तो EBP एथेनॉल मिश्रण में विदेशी मुद्रा की बचत। बी होगा, आठवां का बी होगा। जैव ईंधन किस प्रकार की ऊर्जा के अंतर्गत आता है? तो जैव ईंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल ऊर्जा के अंतर्गत आता है। सी होगा। जैव ईंधन के संदर्भ में 2G ईंधन को अधिक टिकाऊ क्यों माना जाता है? क्योंकि यह कृषि अपशिष्ट से बनता है। किससे? कृषि अपशिष्ट से बनता है। सी से। तो आंसर चेक करते हैं। पहला का बी है, दूसरा तीसरा सी है, दोनों सही है। चौथा डी है, पांचवा बी है, छठवां सी है, सातवां आठवां बी है और नौवां 10वां सी है। तो सब सही है। अब PYQ देख लेते हैं। 2019 में आया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बायोचार एक बायो का चारकोल है जिसे कृषि अपशिष्ट से बनाया जाता है। बायोचार का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कार्बन पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा, पता नहीं, बायोचार के बारे में नहीं पढ़ा है। दोनों लगा देते हैं, पहला का दोनों। सी। 2018 में आया था। राष्ट्रीय जैव ईंधन नेशनल ईंधन नीति नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना। यह खाद्य फसलों से जैव ईंधन बनाने की अनुमति नहीं देते। तो केवल एक होगा, दूसरा का ए होगा। 2016 में आया था। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है? बायोमास का बायोगैस, एथेनॉल, बायोडीजल तीनों है। तो तीसरा का डी होगा। 2015 में बायोफ्यूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गैस खाद्य तिलहनों से बनाया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। तो दोनों सही है। तिलहन के बारे में नहीं पता। गैर खाद्य तिलहनों से बनाया जाता है। हो सकता है सिर्फ दो हो, तो बी भी हो सकता है। बी। 2014 में राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंध कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शहरी कचरा प्रबंध करना, बायोगैस और खाद्य प्रबंध कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, कोयला गैसीकरण। तो बी होगा, पांचवा का बी होगा। चेक करते हैं। पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी सही है और चौथा का सी होना चाहिए। सी सही है और पांचवा का बी, तो चौथा का सी होना चाहिए। यानी कि दोनों सही। इसे खाद्य तिलहनों से बनाया जा सकता है बायोफ्यूल को, और इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। तो तीनों सही है।